बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स। मैं हूं हबीबुल्ला कमर और आप देख रहे हैं दी ITeducation.com यूट्यूब चैनल। डियर स्टूडेंट्स, मैंने CS304 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो वर्चुअल यूनिवर्सिटी का कोर्स है उसके शॉर्ट वीडियोस का एक सिलसिला शुरू किया था। तो ईद की वजह से भी और दूसरी मसरूफियत की वजह से उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। इंशाल्लाह आज हम जो है ना उसको रिज्यूम कर रहे हैं। तो जो है वो लेक्चर नंबर 7 तक हमने डिस्कस कर लिया था क्लासेस को, एब्स्ट्रैक्शन को। आज हम इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 8, 9 और 10 जो है ना ये कम्प्लीटली डिस्कस कर लेंगे और उसके बाद फिर इंशाल्लाह 11, 12 तो दो दो तीन तीन लेक्चर का लेके तो मैं इंशाल्लाह लजीज 15 दिन के अंदर अंदर जो है वो ये सिलसिला आपकी सारे लेक्चर जो हैं वो कवर कर लूँगा। इसमें हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट्स की और जहाँ ज़रूरत होगी तो मैं आपको कोड की एग्जांपल्स भी जो है ना वो करके दिखाऊंगा। लेकिन चूंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग से पहले सारे स्टूडेंट्स ने एक प्रोग्रामिंग का कोर्स पढ़ा होता है, कम से कम C++ पढ़ा हुआ है, जावा पढ़ा हुआ है या जो भी है, इसलिए कोड लिखना उनके लिए मसला नहीं होता। लेकिन कॉन्सेप्ट्स को समझना जो है ये इटसेल्फ जो है ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। तो बात शुरू करते हैं जी लेक्चर नंबर 8 से। तो पहला टॉपिक इसका है मेंबर फंक्शंस, दूसरा है डिफाइनिंग मेंबर फंक्शंस, तीसरा है इनलाइन कंस्ट्रक्टर एंड कंस्ट्रक्टर प्रॉपर्टीज। बेसिकली जब हम एक क्लास को डिफाइन करते हैं तो उस क्लास के अंदर हमारे पास जो फंक्शंस आते हैं, आप क्लास को डिफाइन करते हैं, ये क्लास है, इसका नाम आपने जो है वो कोई भी क्लास ए रख दिया। उसके बाद आप इसकी बॉडी में चले जाते हैं तो यहाँ पर जो है ना वो आप इसमें दो चीज़ें डिफाइन करते हैं। एक तो आपके डाटा मेंबर्स होते हैं, यानी वो वेरिएबल्स जो हम डिफाइन करते हैं। उसके बाद आपके मेंबर फंक्शंस होते हैं जो आपने इसके अंदर डिफाइन करने होते हैं, यानी क्लास की डेफिनेशन। उसके बाद हम क्या करते हैं, हम किसी भी दूसरे प्रोग्राम के अंदर हम लिखते हैं जी obj1, यानी इसी क्लास का जो है, ये जो क्लास मैंने यहाँ पे डिफाइन की है, जी। तो उसके बाद आप देखें इसके अंदर हम जब क्लास को डिफाइन करते हैं ना, तो ये क्लास ए जो है इसका मैंने कोई भी ऑब्जेक्ट A1 बना लिया, ये हमारा मकसद होता है। अब ये ऑब्जेक्ट जो है ये ऑब्जेक्ट एक्सेस करेगा इन तमाम डाटा मेंबर्स को भी और इन तमाम मेंबर फंक्शंस को भी। कुछ कॉमन प्रैक्टिसेस हैं जो हमने डिस्कस करनी है। ऑब्जेक्ट 1 जो है obj1 जो है ये क्लास ए का ऑब्जेक्ट है जो क्लास हमने डिफाइन की है। क्लास डिफाइन जो होती है ये कंसिस्ट करती है डाटा मेंबर्स और मेंबर फंक्शंस को, जो कि ऑपरेट करते हैं इन्हीं डाटा मेंबर्स के ऊपर, याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम इस क्लास को ऑब्जेक्ट करने को इस्तेमाल करने के लिए हम इसका एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और इस ऑब्जेक्ट के जरिए हम जो है वो obj1, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे obj1 डॉट फॉर एग्जांपल जो भी इसका डाटा मेंबर होगा उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं 10 लिख देता हूँ, एक डाटा मेंबर है। और इसी तरह obj1 डॉट उसका कोई भी अगर मेंबर फंक्शन है, फॉर एग्जांपल मेंबर फंक्शन 1 है, तो उसी तरह मैं उसके मेंबर फंक्शन को भी कॉल कर सकता हूं। तो इस तरह हमारा ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम क्लास को डिफाइन करते हैं, उसके बाद उस क्लास के ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उन ऑब्जेक्ट के जरिए हम इसी क्लास के जो डाटा मेंबर्स होते हैं उनकी वैल्यूज को सेट या गेट कर सकते हैं। यानी हमने वैल्यू को या तो सेट करना होता है या हमने उसमें स्टोर वैल्यू को गेट करना होता है। आपने कोई भी क्लास, हम यहाँ पे मैं बाकायदा बना देता हूँ अब, ठीक है। मैं फिलहाल उसकी तरफ नहीं जा रहा, पब्लिक या प्राइवेट ये क्या होते हैं मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं कर रहा, ठीक है। मैंने यहाँ लिख दिया इंट ए, ठीक है, और इसी तरह मैंने लिख दिया इंट बी। और मेंबर फंक्शंस की तरफ जब मैं आया तो मेंबर फंक्शंस को हम पब्लिक रखते हैं जी, ठीक है। तो मैंने इसको पब्लिक रख दिया। ये सिंटैक्स की तो मैं बात कर ही नहीं ना रहा, सिर्फ मैं कॉन्सेप्ट देने की बात कर रहा हूँ जी, ठीक है। मैंने फंक1 मैंने इसका फंक्शन फॉर एग्जांपल एक 1 रख दिया है, ठीक है जी। और इसी तरह मैंने फंक्शन एक 2 रख दिया है, ठीक है। फंक्शन का हमें पता है कि बाज़ औक़ात फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो फंक्शन है वैल्यूज़ को रिटर्न कर रहे होते हैं। ये मेरा एक फंक्शन है जो इंट को रिटर्न करेगा। फिर हमें पता है कि फंक्शन ऐसे भी होते हैं कि जो वैल्यूज़ को गेट करते हैं, ठीक है। ए हो गया कॉमा और इसी तरह ए हो गया और इंट बी हो गया, समझ आ रही है ना। तो ये हमारे पास डिफरेंट फंक्शंस है। अब अगर मैं डिफाइन करके बताऊं आपको तो सुन लें। ये हमारे पास क्लास है जिसका नाम ए है। इट हैज़ 2 प्राइवेट डाटा मेंबर्स नेम्ड ए एंड बी, बोथ आर टाइप्स ऑफ इंटीजर हैं। इसमें
इस वक्त हमारे पास 4 फंक्शन है, फंक्शन 1, फंक्शन 2, मेंबर फंक्शन इसके 4 हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, फंक्शन 3 और इसी तरह चौथा फंक्शन जो है ना उसका नाम हमने फंक्शन 4 रखा हुआ है। अच्छा, फंक्शन 1 ना कोई आर्गुमेंट लेता है, ना कोई वैल्यू रिटर्न करता है, फंक्शन 2 भी वैसे ही है, फंक्शन 3 आर्गुमेंट कोई नहीं लेता लेकिन रिटर्न टाइप इसकी इंटीजर है, ये कोई वैल्यू रिटर्न करेगा। फंक्शन 4 जो है ये 2 इंटीजर टाइप के पैरामीटर्स लेगा और इंटीजर वैल्यू ही रिटर्न करेगा। ये बात फंक्शंस के बारे में है जो आप प्रीवियस किसी लैंग्वेज के कोर्स में पढ़ चुके हुए हैं। अदरवाइज़ जो है वो मेरा एक लेक्चर है, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा जिसमें मैंने फंक्शंस के बारे में कंप्लीट बताया हुआ है, वो आपने एक दफ़ा सुन लेना है, तो आपको पता चल जाएगा फंक्शन हम डिफ़ाइन करते हैं तो क्या होता है। और फंक्शन के अंदर 3 चीज़ें हमारे पास होती हैं। मैं यहाँ पे सिंपल बता दूँ फंक्शन डेफिनेशन के हवाले से, उसमें सबसे पहले रिटर्न टाइप होती है जो वो वैल्यू रिटर्न करता है, उसके बाद फंक्शन का नेम होता है और उसके बाद उसके अंदर उसके पैरामीटर्स की लिस्ट होती है जो जो भी वो पैरामीटर्स डिफाइन करता है जी, और उसके बाद उसकी बॉडी होती है जो वो काम करता है। बहरहाल ये हमारी बहस नहीं है। तो हर क्लास के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर जो उसके टोटल फंक्शंस होते हैं वो उसके मेंबर फंक्शन कहलाते हैं। ठीक है, मेंबर फंक्शंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं? हम मेंबर फंक्शंस को 2 तरीकों से डिफाइन कर सकते हैं, या हम इसे पब्लिक कर सकते हैं या प्राइवेट कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं प्राइवेट फंक्शंस की, तो प्राइवेट मेंबर फंक्शन ऐसे मेंबर फंक्शन होंगे जो विद इन द क्लास जो है वो एक्सेस हो सकते हैं आउटसाइड द क्लास, यानी ये obj1, इसको मैं फॉर एग्जांपल एक फंक्शन लिख देता हूँ जी कि मेरा जो है ना pf1 जो है ना ये एक प्राइवेट फंक्शन है। तो आपका ये जो obj1 है ना, ये obj1 जो है ये obj1 इन चारों को कॉल कर सकता है, फंक्शन 1 को भी कॉल कर सकता है, ठीक है। लेकिन obj1 डॉट जब आप लिखेंगे pf1 तो ये इसको कॉल नहीं कर सकता, ये एक इसका प्राइवेट फंक्शन है, ठीक है। तो मेंबर फंक्शंस जो होते हैं ये 2 तरह के होते हैं। मेंबर फंक्शंस को हम डिफाइन कैसे करते हैं मैंने बता दिया। हम पहले एक्सेस स्पेसिफायर लिखेंगे, जैसे ये मैंने लिखा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके जितने भी फंक्शंस हैं आप उनको डिफाइन करेंगे। डिफाइन करते के साथ ही आप उसकी बॉडी अगर आपके पास है तो आप उसके अंदर जो फंक्शनैलिटी परफॉर्म करना चाहते हैं आप इस तरह, ये पहला फंक्शन डिफाइन हो गया, ठीक है, ये आपकी बॉडी है। और इसी तरह आपका ये दूसरा फंक्शन डिफाइन हो गया। इसी तरह आपके पास ये तीसरा फंक्शन है, आप इसका तीसरा फंक्शन जो है ना इसकी बॉडी के साथ भी आप इसे डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीका और भी होता है बाज़ लोग कि यहाँ पर हम सिर्फ उनके नाम डिक्लेयर कर देते हैं, आर्गुमेंट डिक्लेयर कर देते हैं, डिफाइन हम उसको आउटसाइड द क्लास जाके करते हैं। यानी एक तरीका इसका ये भी है, जहाँ पे आपकी ये क्लास खत्म हुई, ये मैंने डिफाइन नहीं किया, यानी इसकी तो बॉडी भी मैंने लिख दी है ना, बेशक यहाँ पे खाली है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि विद डेफिनेशन के साथ ही आप उसकी जो है ना वो बॉडी लिख सकते हैं। हाँ जी, तो ये फंक्शंस भी हम इसके साथ ही डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ तक बात की समझ आ गई है जी। अब इस फंक्शन को, जो फंक्शन हमारे पास है, यहाँ पे आपकी ना क्लास एंड हो रही है, ये आपकी क्लास डेफिनेशन की ना एंड हो रही है। इसी के अंदर आप क्लास के नाम के साथ, यानी क्लास, हमने क्लास का नाम ए रखा है ना, इसी तरह ए लिख के डबल ऑपरेटर लगा के, तो उसके साथ आप जो फंक4 है और उसको उसके आर्गुमेंट्स को लिख के, ठीक है, फॉर एग्जांपल इंट बी, और यहाँ पर भी आप उसकी बॉडी को डिक्लेयर कर सकते हैं। ये 2 तरीके हैं आपके पास C++ के अंदर मेंबर फंक्शंस को डिफाइन करने के। एक तरीका क्या है कि आप उसी के क्लास के अंदर ही उसको डिफाइन भी कर दें और उसकी बॉडी उसको इनिशियलाइज़ भी कर दें, जो भी आप इसे कहते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप सिर्फ़ उसकी प्रोटोटाइप यहाँ पे डिफाइन कर दें कि ये है क्या, लेकिन आप उसको जहाँ पे आपकी क्लास एंड होती है उसके बाद आप क्लास का नाम, उसके बाद ये ऑपरेटर डबल कॉलन लगा के फंक्शन का नाम जो है 4 वो लिख के उसके पैरामीटर्स लिख के यहाँ पे जो है वो आप उसकी बॉडी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। समझ आ गई बात की जी, ठीक है। ये आपका हो गया मेंबर फंक्शन को आपने डिफाइन कैसे करना है। उसके बाद इनलाइन फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं ये हम डिस्कस करते हैं जी। यहाँ पे मैं देखता हूँ जी कि इनलाइन के हवाले से उन्होंने क्या डेफिनेशन आपको बताई है। देखें, जितने भी फंक्शन आप डिफाइन करेंगे ये सारे फंक्शन जो होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट इनलाइन फंक्शंस होते हैं। जब चाहे आप इसको मेंशन करें या ना करें, अगर आप मेंशन करेंगे, ये देखें ये स्टूडेंट की क्लास है और ये वॉइड सेट रोल नंबर है, आप इसको ऐसे लिख दें तब भी ठीक है। लेकिन अगर आप इसके साथ, जब आप क्लास की ख़त्म हुई तो अब आप ये देखें वो जो मैंने अभी तरीका आपको बताया कि आपने स्टूडेंट और रोल नंबर ये उसको आपने डिफ़ाइन कर दिया, ये भी आपने उसको डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है ना।
अभी एक तरीका तो यह है, दूसरा तरीका यह है कि आप बाकायदा लफ्ज़ इनलाइन साथ लिख दें, लिख देंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं है, नहीं लिखेंगे तो तब भी कोई फ़र्क नहीं है। कंपाइलर के लिए हर फंक्शन जो होता है वो इनलाइन फंक्शन होता है। इसको हम यूज़ क्यों करते हैं, हमारे पास डिफ़ॉल्ट इनलाइन हमारे पास चूँकि आगे आने वाला है कि जी फ्रेंड फंक्शंस होते हैं, ठीक है? और उन फंक्शंस को हम कैसे यूज़ करेंगे तो उस वक़्त हमें पता चलेगा इनलाइन फंक्शन में और फ्रेंड फंक्शंस में हमारे पास जो है वो क्या फ़र्क होता है, ठीक है? बहरहाल ये आपके पास इनलाइन फंक्शंस हो गए। उसके बाद अगला जो है ना वो है हमारे पास कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कंस्ट्रक्टर भी एक मेंबर फंक्शन है, लेकिन एक स्पेशल टाइप का मेंबर फंक्शन है। यानी यहाँ पे मैंने फंक्शन लिखा और उसके बाद मैंने इस फंक्शन का नाम क्या लिख दिया, क्लास ए, ठीक है? ये मैंने इस तरह फंक्शन लिख दिया। यानी ऐसा फंक्शन जिसका नाम उसी क्लास के नाम के साथ जैसा होता है, इसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन क्या होता है, जब आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो कंपाइलर जिस फंक्शन को कॉल करता है वो कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है। दोबारा सुन लें, जब आप किसी जब यानी जैसे मैंने obj1 लिखा तो बैकएंड के ऊपर क्या हुआ कि ये वाला फंक्शन जो है ना वो रन होगा, जिसे हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहते हैं। ये बाय डिफ़ॉल्ट अगर हम अपनी किसी क्लास में कंस्ट्रक्टर फंक्शन को नहीं भी लगाते तो हर क्लास के पास एक डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, जिसे कंपाइलर खुद ब खुद उसी क्लास के नाम से यूज़ कर रहा होता है। हम कंस्ट्रक्टर्स यूज़ क्यों करते हैं, ठीक है? तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर होते हैं हमारे पास जो कि खुद ब खुद कंपाइलर जनरेट कर लेता है, लेकिन कुछ कंस्ट्रक्टर्स जो होते हैं वो हमारे पास हम खुद से लिखते हैं। वो उनको लिखने का मकसद क्या होता है, जब हम चाहते हैं, देखें 2 तरीके हैं हमारे पास ऑब्जेक्ट को डिफाइन करने के, एक तो ये हो गया, दूसरा तरीका हमारे पास एक ये भी होता है, हम क्लास का नाम लिखते हैं, क्लास ए obj1 इज इक्वल टू और उसके बाद न्यू ऑपरेटर लगा के फिर क्लास का नाम दे के इस तरह हम इसको जो है ना वो, अब ये 2 तरीके हैं, 2 मुख्तलिफ तरीकों से मैंने ऑब्जेक्ट को क्रिएट किया है। जब ये वाला यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उस वक़्त भी आपका डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, जब ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है उस वक़्त भी आपका डिफ़ॉल्ट कंस मैं चाहता हूँ कि मेरा ऑब्जेक्ट कुछ किसी और अंदाज़ से भी क्रिएट हो जाए, समझ आ रही है? मैं ये चाहता हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास एक स्टूडेंट क्लास है, उसके अंदर मैं st2 करना चाहता हूँ, ठीक है? और इक्वल टू न्यू करके यानी न्यू ऑपरेटर के साथ जब मैं स्टूडेंट लिखूँ तो मैं इसको ना यहीं पे कोई नाम वगैरह या कुछ दे दूँ, 15 लिख दिया मैंने, इसी तरह कॉमा डाल के मैंने तैयब लिख दिया, ठीक है? इसी तरह मैंने को डबल कॉमा के अंदर BSCS लिख दिया, फॉर एग्ज़ाम्पल ये है। अब ये क्या होगा, अब देखें ये स्टूडेंट st3 जो है ये वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, क्लास की टाइप स्टूडेंट है और साथ ही क्या होगा कि स्टूडेंट के अंदर उसका जो है ना वो रोल नंबर भी सेट हो जाएगा, उसका नाम भी सेट हो जाएगा, उसकी क्लास जो है ना ये भी सेट हो जाएगी। अब ये नहीं हो सकता जब तक आप अपना खुद का कंस्ट्रक्टर नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये तो डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर से चल जाएगा। एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होना है, उसकी प्रॉपर्टीज़ या उसके डाटा मेंबर्स की वैल्यू सेट नहीं होनी, ये भी खुद ब खुद चल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको एक मखसूस तरीके से आपको कंस्ट्रक्टर लिखना पड़ता है और आप कितने कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं, आप जितने चाहें, जितने वैरायटी ऑफ जितने मुख्तलिफ अंदाज में आप ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना चाहते हैं, आप उतने ही कंस्ट्रक्टर लिख सकते हैं। और यही वो खूबी है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की, जिसे ओवरलोडिंग कहते हैं। ओवरलोडिंग क्या होती है, एक ही फंक्शन का नाम होता है, लेकिन डिपेंडिंग अपॉन डिफरेंट आर्गुमेंट्स हम उस फंक्शन को बार बार डिफाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से पहले जब फंक्शन ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती थी तो याद रखिए उस वक्त एक ही क्लास यानी एक प्रोग्राम के अंदर एक नाम का एक ही फंक्शन डिफाइन होता था, दोबारा उस फंक्शन को आप डिफाइन नहीं कर सकते थे। लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग और C++ में ओवरलोडिंग ये क्या है, ओवरलोडिंग ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम की एक खूबी है, जिसके तहत आप विद द सेम नेम एंड डिफरेंट पैरामीटर्स जो है वो एक से ज़्यादा दफ़ा आप अपने फंक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ, ये कंस्ट्रक्टर की एग्जांपल उसने दी है, कंस्ट्रक्टर इनिशियलाइज करता है ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास को, ठीक है जी। और इसी तरह जब भी हम क्रिएट करते हैं उस वक्त होता है क्लास ऑटोमेटिकली जनरेट कर देता है कंपाइलर, जिसे हम डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। एक स्पेशल फंक्शन है जिसका नाम क्लास के नाम के बराबर होता है, रिटर्न टाइप इसकी कुछ नहीं होती जी। कंस्ट्रक्टर जो है ना ये पब्लिक मेंबर्स होते हैं। जैसे आपने देखा ये क्लास का नाम क्या है, स्टूडेंट, और इसके अंदर ये एक फंक्शन बनाया स्टूडेंट के नाम का, और इसकी बॉडी में क्या लिखा कि रोल नंबर इज इक्वल टू 0। अब जब भी आप
कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट किया करेंगे, उसके रोल नंबर की वैल्यू जो है वो 0 हो जाएगी। इसको खाली छोड़ दें। अगर आप ये नहीं भी बनाएंगे तो खुद ब खुद जो है इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कंपाइलर खुद भी बना लेगा ये कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज। अब आपने स्टूडेंट आ स्टूडेंट, ये क्या मैं कर रहा हूँ, ये नया ऑब्जेक्ट मैं क्रिएट कर रहा हूँ। आ स्टूडेंट जैसे ही आपने क्रिएट किया, आ स्टूडेंट डॉट रोल नंबर की वैल्यू क्या है इस वक्त, 0 वैल्यू इसकी सेट होगी। ठीक है जी। अब मैंने क्या किया, अब मैंने स्टूडेंट के अंदर एक यानी रोल नंबर 0 एंड आई एम कंस्ट्रक्टर ऑफ, तो ये वैल्यू भी प्रिंट हो जाएगी। यानी ये तो आपको पता चल जाएगा कि जैसे ही आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, आपकी ये वाली लाइन, यानी आप अपने मेन प्रोग्राम में लिखोगे स्टूडेंट आ स्टूडेंट, यहाँ कहीं आपने कोई सी आउट तो यूज नहीं किया, लेकिन जब आप इस प्रोग्राम को रन करोगे तो आपको स्क्रीन के ऊपर लिखा हुआ क्या नजर आएगा, आई एम अ कंस्ट्रक्टर ऑफ स्टूडेंट क्लास। इसका क्या मतलब है कि ये फंक्शन चला है। और ये फंक्शन कब चला है, जब ये लाइन चली है। ठीक है, जब भी आप किसी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो जो फंक्शन उसका रन होता है उसे हम कहते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन। और कंस्ट्रक्शन फंक्शन अगर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ है तो वो डिफॉल्ट में चला जाएगा। और अगर आपने अपने ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते वक्त खुद से कोई पैरामीटर्स दिए हैं तो फिर जो आपने पैरामीटर्स दिए हैं वो वाला कंस्ट्रक्टर जो है वो कॉल होगा। डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर क्या होता है और इसको हम खुद से डिक्लेयर कैसे करते हैं। ठीक है जी, ये एग्जांपल आ गई जी, ये स्टूडेंट क्लास है, इसमें हमने कोई नहीं डिफाइन किया लेकिन फिर भी ये बन गया खुद ब खुद। ठीक है, अच्छा ये हमने कोई नहीं डिफाइन किया। उसके बाद ये क्लास है, इसके अंदर आप देखें स्टूडेंट, ये हमने पहले ये 4 कंस्ट्रक्टर बनाए हुए हैं। एक स्टूडेंट है सादा, ठीक है, एक्सप्लिसिटली डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, ये वही काम जो खुद ब खुद हो जाता है डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर से, लेकिन हमने यहाँ लिख दिया इसको। तो जब हम खुद लिख देते हैं तो ये कहलाता है एक्सप्लिसिट डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर। अगर हम ये नहीं भी लिखते तो ये फंक्शन कंपाइलर खुद ब खुद जनरेट कर लेता है। ये मैंने एक जो है ना वो कंस्ट्रक्टर लिखा है जिसके अंदर मैंने पैरामीटर दिया है, स्टूडेंट का नाम हम देंगे तो क्रिएट हो जाएगा। ये तीसरा ओवरलोडिंग मैंने की है जिसके अंदर नाम के साथ और रोल नंबर के साथ भी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। ये चौथा है जिसके अंदर आप देखें रोल नंबर और उसके रोल नंबर देंगे, उसके बाद उसका CGPA देंगे तो तब भी हम स्टूडेंट को क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ पर ओवरलोडिंग जो है ना इसको मुकम्मल समझ लें, एक ही फंक्शन का नाम है लेकिन आप देखें कि इसके पैरामीटर्स जो हैं ये हमारे पास डिफरेंट है। बात की समझ आ गई। अब मैं इसको डिफाइन कर रहा हूँ, यहाँ पर मैंने क्लास को खत्म किया। ये मैंने 2 तरीके बताए थे आपको कि फंक्शन डिक्लेयर हो सकता है। ये क्लास से बाहर जाके पहले स्टूडेंट को, ये इस वाले को हम डिफाइन कर रहे हैं तो हम इसमें कह रहे हैं कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा रोल नंबर को 0 कर देना, नेम को नल कर देना, CGPA को 0.0 कर देना। यानी स्टूडेंट के जो ये वाले पैरामीटर्स होंगे ऑब्जेक्ट के, इनकी वैल्यू हमने डिफॉल्ट सेट कर दी। उसके बाद देखो इंट रोल नंबर है, तो अगर आपका ये है तो फिर क्या करो जी, अगर तो रोल नंबर लेस देन 0 है तो रोल नंबर को 0 कर दो, वरना रोल नंबर को रोल नंबर के साथ। यानी ये इंटरनल लॉजिक है, ये सिर्फ वही स्टूडेंट समझ सकता है जिसको प्रोग्रामिंग का थोड़ा बहुत आइडिया। लेकिन आप देखें एक ही फंक्शन है, हम उसको 4 दफा डिफाइन कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। उसके बाद हम क्या करते हैं, कॉपी कंस्ट्रक्टर हमारे पास क्या होता है जी, ऐसा कंस्ट्रक्टर जब आप एक जो है आपके पास एक ऑब्जेक्ट मौजूद है, आप चाहते हैं कि उस जैसा दूसरा ऑब्जेक्ट जो है ना वो क्रिएट हो जाए। मैं यहाँ पे ना आपको इसकी मिसाल देता हूँ। ठीक है, ये मैंने देखें एक ऑब्जेक्ट बनाया हुआ है obj1 और obj2। अब मैं ये लिखता हूँ obj1 इज इक्वल टू obj2, ये मैंने कर दिया। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि जी obj1 जो है इसको obj2 को, अब यहाँ पर जो फंक्शन कॉल होगा ये कहलाएगा कॉपी कंस्ट्रक्टर। मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ obj1 क्रिएट हो जाए किसकी तरह का, obj2 की तरह का। तो जब आप एक ऑब्जेक्ट से दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस वक्त जो कंस्ट्रक्टर कॉल होता है उसे हम कॉपी कंस्ट्रक्टर कहते हैं। ठीक है, तो इसको करने के 2 तरीके हैं जो लेक्चर नंबर 9 में डिस्कस हैं, शैलो कॉपी और डीप कॉपी। इन दोनों में फ़र्क सिर्फ इतना है कि जो शैलो कॉपी है, शैलो कॉपी उस वक्त प्रॉब्लम का शिकार हो जाता है जब आपने अगर कोई अपने डाटा मेंबर जो हैं उनको डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, सिर्फ एक लफ्ज़ याद रख लें, ज़्यादा तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ना हो तो आप पढ़ लीजिएगा। जो प्रॉब्लम शैलो कॉपी में आती है वो डायनामिक मेमोरी अकॉर्डिंग के सूरत में आती है, और इसे डैंगलिंग पॉइंटर के नाम से हम कहते हैं कि ये डैंगलिंग पॉइंटर की प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये बेसिकली क्या है, हमारा डाटा मेंबर ऐसा हो सकता है
कि जिसको हमने मेमोरी डायनामिकली जो है ना वो एलोकेट की है, ठीक है। डायनामिक एलोकेशन क्या है? डायनामिक से मुराद ये है कि आपने डिफाइन नहीं किया कि उसकी कितना साइज होगा। जैसे ये एक एग्जांपल है, यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं नेम वाली ना, ठीक है। इसी के अंदर मैं दिखाता हूँ आपको, आगे एग्जांपल हम देखते हैं जी नेम वाली। ये देखें जी, एक नेम के नाम का वेरिएबल है, नेम, रोल नंबर और सीजीपी। नेम को हमने ना डायनामिक मेमोरी एलोकेट किया, यानी एक पॉइंटर दिया हुआ है। हमने ये नहीं बताया कि नेम में 10 करैक्टर आएंगे, 15 आएंगे या 20 आएंगे। तो अब जब डायनामिक एलोकेशन होगी तो स्टूडेंट ए और स्टूडेंट बी, आपने कहा कि स्टूडेंट ए की कॉपी कर दो स्टूडेंट बी में। जब स्टूडेंट बी में कॉपी किया तो ध्यान से सुन लें, शैलो कॉपी में क्या होता है कि जो रोल नंबर तो अलहदा से क्रिएट हो जाएगा, जीपीए अलहदा से क्रिएट हो जाएगा, लेकिन जो डायनामिक था ना वो अलहदा से क्रिएट नहीं होगा, और वो एक ही लोकेशन को दोनों जो है ना वो करना शुरू कर देंगे। ये भी उसी को करना शुरू कर देगा पॉइंट, और ये भी उसी को पॉइंट करना शुरू कर देगा। दिस इज कॉल्ड डेंगलिंग पॉइंटर, ठीक है। ये एरर है, ये प्रॉब्लम है शैलो कॉपी के अंदर कि जब तो अगर तो आपकी क्लास के अंदर ये तीनों मेंबर्स जो हैं इनमें किसी में भी आपने डायनामिक मेमोरी एलोकेट नहीं की, आपकी शैलो कॉपी बेस्ट काम करेगी। लेकिन अगर आपने इसमें किसी एक में भी डायनामिक मेमोरी एलोकेट की हुई है तो फिर डायनामिक मेमोरी क्या है, जिसका साइज कंपाइल टाइम के ऊपर मुख्तस नहीं है, बाद में उसने लेना है जितना भी आप एंटर करेंगे तो उसको हम डायनामिक एलोकेशन कहते हैं। इंटीजर का तो पता है 2 या 4 बाइट लेगा, ठीक है, और फ्लोट का भी हमें पता है वो 4 या 8 बाइट लेगा। लेकिन हमने नेम को एक पॉइंटर और करैक्टर टाइप का पॉइंटर दिया हुआ है, तो हमें तो नहीं पता कि 5 करैक्टर आएंगे, 10 आएंगे, 15 आएंगे, 20 आएंगे। तो ये है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। अगर आपका कोई ऐसा फील्ड क्लास में मौजूद है और उसके ऊपर आप कॉपी कंस्ट्रक्टर लिखना चाहते हैं तो शैलो कॉपी वहां पे प्रॉब्लम करेगा, और उस प्रॉब्लम का नाम है डेंगलिंग पॉइंटर। तो उस सूरत में फिर आपको डीप जो है ना वो कॉपी का को इस्तेमाल करना पड़ता है। ये फ़र्क है शैलो कॉपी में और डीप कॉपी में। आप इसको किस तरह से इम्प्लीमेंट करते हैं लेक्चर नंबर 9 में क्लियरली बताया हुआ है। ठीक हो गया जी कॉपी कंस्ट्रक्टर को। उसके बाद आ गया डिस्ट्रक्टर फंक्शन। जिस तरह कंस्ट्रक्टर फंक्शन उस वक्त कॉल होता है जब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन उस वक्त कॉल होता है जब हम ऑब्जेक्ट को टर्मिनेट करते हैं, ठीक है। बहुत कम सूरत में अच्छा प्रोग्रामर वही है जो ऑब्जेक्ट को क्रिएट भी करे न्यू के साथ, और जब उसने उस ऑब्जेक्ट को से काम ले लिया तो वो उसे क्लोज करे या डिलीट करे, ठीक है। तो डिस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल जब हम करें, ये भी वही वही सूरत हाल है, ऑटोमेटिक भी होता है, डिफ़ॉल्ट भी है, और आप खुद से भी डिस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो लिख सकते हैं। ठीक हो गया, बस इतना ही इसके लिए काफ़ी है। इसका नाम कैसे आप रखते हैं? इसका नाम सिर्फ इस तरह रखते हैं कि आपने जिस तरह ये मैंने बताया था ना आपको कि क्लास का नाम जो है वो फंक्शन के, जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन होता है वो क्लास ए के साथ लिखा जाता है, जो डिस्ट्रक्टर फंक्शन होता है उसके शुरू में सिर्फ आप टिल्ड का निशान लगाते हैं, बाकी आपका फंक्शन जो है वो इसी तरह लिखा जाएगा। क्लास के जो आपकी क्लास का नाम है वही फंक्शन का नाम है, लेकिन शुरू में टिल्ड है तो ये डिस्ट्रक्टर फंक्शन बन गया। बगैर टिल्ड के ये एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन जो है वो बन गया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आगे जी एक्सेसर। एक्सेसर फंक्शंस हमारे पास क्या होते हैं, ये आज का हमारा आखिरी टॉपिक है। एक्सेसर फंक्शंस हमारे पास क्या है, जितने भी प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं, मैं आपको यहाँ से ये सारी चीज़ें जो है ना वो डिलीट करके दिखाता हूँ जी। ये देखें, ये मैंने ऑब्जेक्ट वाले को डिलीट नहीं मैं करता, लेकिन ये चीज़ें मैं आपको डिलीट करके दिखाता हूँ। ये मैंने ये अब बनाया जी, ठीक है। अब मैंने इन वैल्यूज को सेट करना है। ये क्या है, प्राइवेट डाटा मेंबर्स है। प्राइवेट डाटा मेंबर्स क्या होते हैं, आउटसाइड द क्लास ये एक्सेस नहीं होंगे। तो इनसाइड द क्लास मैं ऐसे फंक्शन लिखूंगा जिनके जरिए मैं इनकी वैल्यू को गेट भी करूंगा और सेट भी करूंगा। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा जी, इंट ए को मैं सेट करने के लिए जो फंक्शन लिखूंगा उसका नाम मैं लिखूंगा सेट ए। सेट ए, और ये इंटीजर एक वैल्यू x कोई भी पास करूंगा, और उसके बाद इसके अंदर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा दिस डॉट ए इज इक्वल टू x। ये हो गया जी। अब ये फंक्शन क्या है, सेट ए। सेट क्या कि ये वैल्यू को सेट करेगा, और a क्या है, ये a जो डाटा मेंबर है चूंकि प्राइवेट है आउटसाइड द क्लास तो वो एक्सेस ही नहीं होना, तो ये वहां पे इसकी वैल्यू को। इस तरह जितने आपके प्राइवेट डाटा मेंबर्स होते हैं आप तमाम मेंबर्स के लिए सेटर फंक्शंस लिखते हैं। दीज आर कॉल्ड सेटर फंक्शंस। सेटर फंक्शंस जिनके जरिए हम प्राइवेट डाटा मेंबर की वैल्यू को सेट करते हैं। ऑन द अदर हैंड फिर हम लिखते हैं गेटर फंक्शंस।
जिनके ज़रिए हम वैल्यूज़ को गेट करते हैं। अब एक ही वैल्यू अगर हमें चाहिए होगी तो उसके लिए हम इंटीजर रिटर्न टाइप रखेंगे, उसकी गेट रखेंगे और साथ में उस वेरिएबल का नाम और उसके बाद ब्रैकेट बंद करके रिटर्न ए करके और हम जो है इस तरह इसको ये सारे इसी तरह लिखे जाएंगे। गौर से देख लें, इंट ए है तो सेटर के अंदर हम एक इंटीजर टाइप का आर्गुमेंट पास करेंगे और दिस डॉट ए के आगे उस आर्गुमेंट की वैल्यू लिख देंगे। ठीक है, अगर गेटर है तो हम उसकी रिटर्न टाइप में इंट लिखेंगे, चूंकि ये इंट टाइप का है तो उसके बाद हम रिटर्न के आगे जो है ना उस वेरिएबल को ए को या फिर प्रॉपर ये है कि दिस डॉट ए जो है ना इसको हम जो है वो रिटर्न कर देंगे। अब ये मुकम्मल हो गया। अब इसको क्लास के अंदर आपने एक्सेस कैसे करना है। अब ये आपने आपका कोई भी इंट मेन फंक्शन है, वहां पर आपने वेरिएबल बनाया क्लास ए का, फॉर एग्जांपल obj1, ये आपका बन गया। अब इसके जरिए आपने ना ए की वैल्यू को सेट करना है, तो obj1 डॉट सेट ए को कॉल करेंगे और वहां पर लिख देंगे 34। तो अब क्या होगा जी, आपने सेट ए को कॉल किया, ये सेट ए में चला गया, 34 दिया, 34 कहाँ आ गया एक्स के पास, और दिस डॉट ए यानी इस ए की वैल्यू जो है वो क्या होगी 34 के बराबर होगी। और इसी तरह जब कभी आप इसको हासिल करना चाहते हैं, इस वैल्यू को हासिल करना चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं इंट वेरिएबल कोई लिखता हूँ डी इज इक्वल टू, तो फिर मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, फिर मैं लिखूंगा गेट ए, सॉरी obj1 ऑब्जेक्ट का नाम, फिर उसके बाद गेट ए और उसके बाद मैं इस तरह करके एंटर कर दूंगा। तो अब गेट ए का फंक्शन जो है वो जाएगा, गेट ए का फंक्शन कहाँ पे है, ये वाला है जी, ये ए की वैल्यू को रिटर्न करेगा, तो ये इंटीजर आएगा और वो इंटीजर जो है वो इस डी के अंदर स्टोर हो जाएगा। जो हम एक क्लास के अंदर जो प्राइवेट डाटा मेंबर्स हैं उनकी वैल्यूज को सेट करने के लिए जो फंक्शंस लिखते हैं इन्हें सेटर फंक्शंस कहा जाता है, जो गेट करने के लिए लिखते हैं इन्हें गेटर, और तमाम के लिए हम क्लास की डेफिनेशन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडाइम में ये हम लिखते हैं। इन दोनों फंक्शंस को, सेटर और गेटर्स को, मजमूई तौर पर हम एसेसर फंक्शंस कहते हैं। समझ आ गई है जी। ये था हमारा आज का लेक्चर जी। इंशाल्लाह 10 और 11 के साथ मैं कल हाजिर हूँगा। बहुत